हेलो जवानों, कैसे हो मेरे प्यारे जवानों। आई होप आप बिल्कुल बिंदास होंगे। मेरे प्यारे जवानों, आज हम लोग फिजिक्स का बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे ऑप्टिक्स की। तो मेरे प्यारे जवानों, मैं हूं सुशांत और आप लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। तो भाई साहब, आज ऑप्टिक्स की बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं और आज की जो क्लास है, यदि आप ये तसल्ली से सीख लेते हैं तो आपको ऑप्टिक्स के बेसिक पार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई साहब शुरू करते हैं। देखो, ऑप्टिक्स फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है? ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेनास के बारे में जानेंगे। मोटे तौर पे ऐसा हम समझ सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जी डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेनास कौन से, एग्जांपल दीजिए। जैसे कि लाइट एक सरफेस पे आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद किधर जाएगी, जाने से क्या होगा, दूसरे उस मीडियम को क्रॉस करेगी तो क्या होगा, और हमें जो चीजें दिखाई देती हैं तो वो किस तरीके से हो रही है सारी घटनाएं, ये तमाम बातें हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और इन सब से भी जो इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, वो है कि लाइट खुद क्या होती है। कोई भी आपसे पूछ लेता है कि साहब लाइट, आपसे पूछेगा कि साहब लाइट क्या है, तो आप लाइट को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? तो मेरे भाई, लाइट जो है, देखो एक बेसिक सी डेफिनेशन जो हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे को इनेबल करती है इस दुनिया को देखने के लिए। लेकिन यहां पर हम इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। मेरे प्यारे जवानों, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैं आपको एक बात तसल्ली से समझा दूं कि भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनके अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ वेव के भी 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। भाई, इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए अपने पास एक 5th यूनिट है, सिलेबस में है अपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से। उसमें हम तमाम इसकी जानकारियां सीखेंगे, जानेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमें भी छोटा सा नाम यूज करना है अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब कौन कौन सी वेव्स होती है मेरे भाई, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट आपको बता रखा है। याद है या भूल गए? सच्ची बता दो, याद है तो जरा देख लेते हैं। याद है तो बताओ क्या था, बताया था मैंने, भूल गए क्या? भाई गाड़ी, XUV इन माई रेंज, याद आया कुछ? G से गाड़ी, और यहां पर मैंने बताया था गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, and this is the visible, it is the infrared, this is the microwave, and और ये हमारे पास रेडियो वेव्स हैं। आपने कॉस्मिक वेव्स के बारे में भी सुना होगा, लेकिन हम उसकी अभी यहां पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि जी इसमें लाइट कहां है। तो जो विजिबल रेज हैं, यहां पर जो विजिबल रेज हैं उन्हें ही हम लाइट कहते हैं। भाई साहब, इनकी जो वेवलेंथ रेंज की यदि हम बात करें, जो इनकी वेवलेंथ रेंज की बात करें, तो लगभग आप मान के चलिए कि 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉन तक हम इसकी वेवलेंथ को कंसीडर करते हैं। हालांकि कुछ बुक्स में आप देखोगे तो 4000 से लेके 8000 तक होगा, तो वो मैं ऑलरेडी आपको कह रहा हूं कि भाई ये एक अप्रोक्स डेटा मैं आपको बताने लग रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है कि भाई इस लाइन पे इतना हो गया, 3800 पर तो ये विजिबल में आ गया और उससे एक कम होगा तो अल्ट्रावायलेट में काउंट होगा। मेरे भाई ऐसा नहीं है, उनका बिहेवियर धीरे धीरे और लार्ज रेंज वो चीज चेंज होती है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि अभी जो मैंने समझा उससे आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज द वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 300 एंगस्ट्रॉन टू 7600 एंगस्ट्रॉन। भाई साहब, पेन कॉपी उठा के लिख भी लेने हैं सारी बातें। क्या बताया मैंने? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज वेवलेंथ range from this much angstrom to this much angstrom, यहां से लेकर के यहां तक उसकी वेवलेंथ रेंज होती है। एंड दिस इनेबल्स अस, और ये हमें इनेबल करती है टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमें चारों तरफ जो कलरफुल वर्ल्ड दिखाई देता है वो सिर्फ इसके कारण दिखाई देता है, और इसी को हम मोटे तौर पर क्या कहते हैं साहब? लाइट कहते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, लाइट क्या है? आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई है।
भाई साहब लाइट का जो रास्ता होगा, मैं फिर कह रहा हूं, लाइट का जो रास्ता होगा उस रास्ते को हम रे कहेंगे। जिस रास्ते से लाइट प्रोपगेट करेगी उसको हम रे कहेंगे। अब इसी बात के बिहाफ पर हमने ऑप्टिक्स को दो हिस्सों में तोड़ा है। अब वो ऑप्टिक्स के दो हिस्से कौन से हैं? कौन से हिस्से हैं ऑप्टिक्स के? तो मेरे प्यारे जवानों, ऑप्टिक्स को हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। लेट मी राइट इट नाउ। हां, तो मेरे प्यारे जवानों, ऑप्टिक्स के हम दो हिस्से करते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं साहब रे ऑप्टिक्स, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम इसका नाम रखते हैं साहब वेव ऑप्टिक्स। अब जो रे ऑप्टिक्स है इसकी क्या खास बात है? इसके अंदर क्या है भाई साहब? देखो भाई, लाइट के लिए एक टर्म डिफाइन होती है जो हम कह सकते हैं कि साहब उसकी वेवलेंथ है। तो जब लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है साहब, साइज ऑफ अपर्चर के कंपैरिजन में वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है मेरे भाई, इसका मतलब है कि जो अपर्चर यहां पे यूज होंगे, लेंस, मिरर, प्रिज्म, कुछ भी ऐसी चीजें जो यहां पर यूज होंगी, उनके रेस्पेक्ट में इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। देखो भाई, वेव एक्चुअल में देखेंगे हम, बाद में धीरे धीरे आगे चलेंगे तो हम ये जानेंगे कि लाइट के दोनों बिहेवियर होते हैं। लाइट एक सीधी लाइन की तरह से भी बिहेव करती है और लाइट एक वेव की तरह से भी चलती है। क्या बताया मैंने? लाइट सीधा भी चलती है और लाइट एक वेव की तरह से भी चलती है। तो उसमें से कौन सा पार्ट हम पहले डिस्कस करने वाले हैं कि लाइट का बिहेवियर हम वहां पर ऐसे लेंगे कि लाइट सीधा चल रही है, और वो पार्ट होगा रे ऑप्टिक्स का। और आज हम लोग रे ऑप्टिक्स की ही शुरुआत करने वाले हैं। मेरे भाई, काम की बात यहां पर यह है कि यहां पर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो अपर्चर साइज के, मतलब जितने भी यहां पर ऑब्जेक्ट्स हम लोग कंसीडर करेंगे उनके रेस्पेक्ट में जो साइज ऑफ वेवलेंथ है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात का ख्याल रखना है, यदि हम यहां पर वेव ऑप्टिक्स की चर्चा करें तो लाइट का जो बिहेवियर है भाई साहब, वो यहां पर इन दिस सिचुएशन लाइट विल एक्ट लाइक एन वेव, एक वेव की तरह से मेरे भाई बातचीत करेगी। हम लोग यहां पर डिफरेंट फिनोमेना को देखते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा। हालांकि हम बाद में जानेंगे कि भाई साहब पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट, इसी की बातें आगे दूसरी जगह भी होने वाली हैं, और इसके अंदर हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इस तरह के फिनोमेना को डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि भाई साहब यहां पर जो वेवलेंथ है ये कंपैरिजन में होगी, या हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ का साइज जो है वो अपर्चर साइज के आसपास है, या वेवलेंथ बड़ी, अपर्चर साइज बहुत ही छोटा है। यहां पर जो अपर्चर्स यूज होती हैं वो किस तरह की होंगी? यहां पर जो अपर्चर यूज होंगे एक होल की तरह से होगा, या फिर एक स्लिट वर्ड यहां पर यूज होते हुए मिलेगा आपको। तो मेरे प्यारे जवानों, आपको यह बात अच्छे से समझ लेनी है। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स की चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अभी जो मैंने बताया था कि लाइट के रास्ते को हम रे कहेंगे, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि रे क्या होती है। देखो, मैं रे ऑप्टिक्स की शुरुआत कर रहा हूं और रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कि रे क्या होती है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई साहब पाथ ऑफ द लाइट, द पाथ अलोंग विच द लाइट विल ट्रेवल इज द रे। याद रखना, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा होगा मेरे भाई? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। मतलब लाइट जो चलेगी वो किस लाइन में चलेगी? स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ऐसे घूमते हुए नहीं जाएगी। मेरे भाई ध्यान रखना, मैंने यूनिफॉर्म मीडियम एक जैसा माना है, उसके लिए मैंने ये बात कही है। मतलब लाइट सीधा चलेगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जी सीधा ही चलेगी तो फिर यहां तक कैसे पहुंची? मान लो हमारी धरती यहां है, सूरज यहां है, फिर तो सारी रोशनी इधर ही जानी चाहिए, इधर वाले हिस्से पे तो लाइट पहुंचनी नहीं चाहिए। भाई सारी बातें देखेंगे ना हम कि लाइट कब मुड़ती है, उसके क्या रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, उसके तमाम जानकारियां हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं।
क्लियर है? तो मेरे भाई अब मैं शुरुआत करता हूं। देखो रे की डेफिनेशन मैंने बता दी है, और एक ग्रुप ऑफ रेज जो होगा उसको हम बीम कहेंगे। तो रे की डेफिनेशन भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। क्या बताया मैंने? इट इज द पाथ, लिख लो मेरे भाई, इट इज द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल। दूसरी बात, इट ऑलवेज विल बी इट विल बी द स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर मीडियम। मैं फिर से बोलता हूं, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पाथ। याद रखना, किसी एक गिवन मीडियम में, यूनिफॉर्म मीडियम में एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। यूनिफॉर्म मीडियम की बात मैंने करी है। क्लियर है? दूसरा क्या है, यहां पर एक टर्म और भी यूज होगी, दैट इज ए बीम। बीम क्या कहेंगे? ए ग्रुप ऑफ और ए बंडल ऑफ रेज इज नॉन एज रे। और मेरे भाई साहब ध्यान रखना मेरे भाई कि यहां पर मल्टीपल रेज हमने इस तरीके से लिखनी है। अच्छा, ये जो रे की रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम यहां पर एक एरो लगाएंगे, एंड दिस एरो विल गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की जानकारी हमें कौन देगी? रे के ऊपर ये लाइन जो एरो लगाया गया है वो हमें इस बात की जानकारी देगी। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है जवानों? तो मैं अभी आगे वन बाय वन काम की बातें बताने वाला हूं। जब एक सरफेस पर लाइट गिरेगी तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं। हाँ तो मेरे भाई अब हम जो सीखते हैं कि देखो भाई, यदि किसी सरफेस पर लाइट गिरती है तो क्या घटनाएं होती है। मेरे प्यारे जवानों, ये कोई एक इंटरफेस ले लेते हैं हम, कोई बाउंड्री ले लेते हैं जो किन्हीं भी दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल, इधर हम हवा मान लेते हैं और इधर हम पानी मान लेते हैं। तो होता क्या है भाई साहब, लाइट आएगी तो लाइट आने के बाद जब वो यहां पर टकराएगी तो मेरे भाई हमने जो नोटिस किया वो ये नोटिस किया कि इसका कुछ हिस्सा इधर चला गया, कुछ हिस्सा इसका आगे की तरफ चला गया, दूसरे मीडियम में एंटर कर गया, और कुछ हिस्सा यहीं पर रह गया है। मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब जब लाइट आती है वह लाइट रे विल कम एंड स्ट्राइक एन इंटरफेस, थ्री फिनोमेना विल टेक प्लेस। आइदर लाइट विल पास इन द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग विल गो इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट कम। मतलब जिस मीडियम से वो आई थी भाई, सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में चली गई। या तो ऐसा हुआ, क्या बताया मैंने, मतलब लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद वो उधर ही वापस चली गई। तो इस तरह का जो फिनोमिना हुआ उसे हम कहते हैं साहब रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट आएगी, क्या बोला मैंने भाई साहब, जिसमें लाइट आएगी, सरफेस पे टकराएगी और जिधर से आई थी उधर ही वापस निकल जाएगी। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि साहब लाइट आए, सरफेस पे टकराए और टकराने के बाद दूसरे मीडियम में निकल जाए। मेरे भाई इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। मेरे प्यारे जवानों, दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन हम इसको डिटेल में जानेंगे कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा भटक जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है, या तो वो इस नॉर्मल की तरफ मुड़ती है या अवे मुड़ती है। भाई साहब ये सारी तमाम बातें हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं, अभी तो मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है कि लाइट का कुछ हिस्सा इस सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड दिस इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मेरे भाई साहब ध्यान रखना, तीन घटनाएं होती है। अब कोई आपसे सर पूछेगा कि जब लाइट आती है तो क्या होता है, तीनों घटनाएं होंगी। लेकिन हाँ, ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जानकारी लेंगे, हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। और कुछ ऐसे सरफेसेस मिलेंगे जहां पर रिफ्लेक्शन की घटना ज्यादा होगी तो वहां हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, जहां पर रिफ्रैक्शन की घटना ज्यादा होगी हम उसको पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे दोनों को इंडिविजुअली, लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसा भी होगा कि हम दोनों को मिक्स करके भी जानेंगे। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात यहां तक समझ आई होगी। तो हम अब सीखने वाले हैं इस चैप्टर में यूज होने वाली जो सबसे कॉमन टर्म्स है, दैट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द इमेज। मेरे प्यारे जवानों, ऑब्जेक्ट और इमेज आपने हो सकता है पहले भी पढ़े हो, लेकिन भाई साहब एक बार जो अब मैं बातें बताऊंगा उन तमाम बातों को अपने दिमाग के अंदर एंटर करवाना है, क्योंकि हम वो बातें सीखेंगे जो किसी भी एक न्यूमेरिकल के लिए आपको मदद करेंगी। अक्सर जो हमारे दिमाग में परसेप्शन होता है ऑब्जेक्ट और इमेज को लेके, क्या पता उससे कुछ अलग चीज हमें जानने को मिल जाए।
तो भाई साहब हो जाओ तैयार, रेडी हो? अरे हो कि नहीं हो ना रेडी? बहुत बढ़िया है मेरे भाई, बहुत अच्छा है। एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं। हाँ तो मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। मेरे प्यारे जवानों, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, याद रखना। इट इज पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। भाई साहब ये चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। इट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट रेज। आप इसकी इस डेफिनेशन को याद रखेंगे तो कभी रे डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। नहीं तो पता है क्या होगा, क्या होता है ऑब्जेक्ट हमारे लिए? जी हमारे लिए तो ऑब्जेक्ट वो है जो दिख जाए। और मेरे भाई कभी कभी ऑप्टिक्स में ऐसा भी होगा कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा ही नहीं फिर भी वो ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे जवानों, हो जाओ तैयार एक नई डेफिनेशन को समझने के लिए। मान लेते हैं, देखो भाई एक छोटी छोटी बात तो मैं यहां पे मान रहा हूं, वैसे मैं इनको डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा डिटेल में कि मिरर क्या है, लेंस क्या है, ये सब बातें हम लोग जानेंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि साहब मिरर तो देखा ही होगा आपने, मिरर का नहीं देखा तो नाम बता तो दिया ही, मिरर है और इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ये एक लाइन खींची है, इसके ऊपर हमने पीछे लगा दिया है ना, ये निशान लगा रखे और कुछ नहीं है। ये दिखाने का तरीका है कि इधर वाला जो सरफेस है दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, ओके। मतलब ये है कि ये कोई प्लेन मिरर हो गया हमारे पास। प्यारे जवानों, यदि इस प्लेन मिरर के सामने मान लो एक लट्टू रख दूं मैं, ध्यान से समझना है भाई। मैंने क्या बोला है कि भाई किसी भी समय पे जब भी कभी किसी मिरर के लिए, लेंस के लिए, किसी प्रिज्म के लिए यदि आपको कभी ऑब्जेक्ट की अभी कभी आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, तो ध्यान रहे आपको इंसिडेंट रेज को पकड़ना है। याद रखना मेरे भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इंसिडेंट रेज को पकड़ना है और इंसिडेंट रेज का जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होगा उसको पकड़ना है। मतलब यह है समझने के लिए कि हमने एक प्लेन मिरर लिया, सामने एक लट्टू रख दिया है, तो भाई सीधी सी बात है लाइट रेज यहां से निकलेंगी और इस पे टकराएंगी। तो भाई यहां से निकली है, ये इनका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है। ध्यान से समझना, यहां से ये डाइवर्ज हो रही है, मतलब ध्यान से समझना कि इस जगह से ये दूर दूर जा रही है। भाई इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस कहेंगे। और मेरे भाई जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है वो रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कहने का मतलब ये है भाई साहब कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होंगे यहां पर, एक होगा रियल ऑब्जेक्ट और एक होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आया या नहीं आया? भाई कभी भी मिरर दिखेगा या कभी भी लेंस दिखेगा, उसके लिए जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ रेज का पॉइंट होगा। और कौन सी रेज का पॉइंट होगा? वो हमेशा इंसिडेंट रेज का पॉइंट होगा। और कैसा पॉइंट होगा मेरे भाई? या तो वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होगा या मेरे भाई पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होगा। मेरे प्यारे जवानों, वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है या पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, उसी के हिसाब से हम उसका नाम देंगे। यदि वो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हुआ मतलब वो एक ऐसा पॉइंट हुआ जहां से लाइट रेज निकल रही हैं, मतलब मेरे भाई ध्यान से देखना, मतलब यहां से लाइट रेज दूर दूर जा रही है, तो इस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस को ही हम रियल ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मान लो हमारे पास हालात ये है कि ये कोई मिरर है और लाइट इस तरीके से आई है, अब आप गौर से देखोगे तो ये लाइट बीम जो है वो यहां पर आपको कन्वर्ज होते हुए नजर आएगी। मैंने कहा ये मेरे पास मिरर रखा हुआ था, ये आई तो थी लेकिन ये इस तरीके से आई थी, एक्चुअल में ये कन्वर्ज नहीं हुई मिरर के सामने, लेकिन हमें लग रहा है यदि ये मिरर यहां नहीं होता तो डेफिनेटली इस जगह पे मिलती। दिस इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। और बताओ मेरे भाई क्या नाम देंगे इसका? हम इसका नाम देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे जवानों, ध्यान से समझनी है खास बात। अब आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्ट यहां पर आ सकता है, अलर्ट हो जाइए। और वो मिसकंसेप्ट क्या है कि ये दो अलग अलग रेज, अलग अलग जगहों से निकली हुई रेज है। ना भाई ना, ये दोनों एक ही जगह से निकली थी। फिर आपके मन में सवाल आएगा जी फिर ये अलग अलग कैसे हुई?
देखेंगे ना हम, इतनी भी क्या जल्दी है। और धीरे धीरे समझ तो रहे हैं सारी बातें मेरे भाई, धीरे धीरे हम आगे चलते जाएंगे और ये बात भी आपको समझ में आती जाएगी कि एक जगह से निकली हुई किरणें भी ऐसे आ सकती हैं कहीं पर जाके, इस तरीके से हमें अपीयर हो सकती हैं। अभी तो आप इतना समझो कि ऐसा हो जाता है कि भाई एक लाइट ऐसे आई, एक लाइट ऐसे आई, आपको इसके लिए ज्यादा दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी वेट करने की, 2-4-5 दिन में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस तरह का भी हालात हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, अपने को अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट से मतलब है। मैंने इसके ऊपर लाइट डाली, आपने देखा, मैंने कहा इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन, याद रखना इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन, वो इसकी इंसिडेंट रेज दिखाएंगी। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन, वो इसकी इंसिडेंट रेज बताएंगे। जरूरी नहीं है, याद रहे, जरूरी नहीं है कि भाई साहब जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे के लिए भी ऑब्जेक्ट हो। एग्जांपल दूं क्या? हाँ सच्ची बताओ, दे वो एग्जांपल। चलो दे दिया भाई, देखो सुनो। अच्छा, यदि आपने देखा होगा ना, कभी कुछ इंसान स्पेक्स का यूज करते हैं, अरे देखा होगा, क्या पता आप खुद भी यूज करते होंगे, है ना। तो वो स्पेक्स जो नंबर वाले चश्मे होते हैं ना, जिनमें कुछ लेंस यूज होगा, जैसे कि कॉन्वेक्स, कॉनकेव, हम आगे जानेंगे कौन सा होगा। लेकिन जिसको कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से वो लेंस मतलब स्पेक्स यूज कर रखे, ऐसा नहीं स्टाइल मारने के लिए लगा लिया। अच्छा सुनो, वैसे चाहे किसी भी तरीके से लगाओ, लेकिन जब भी कोई इंसान स्पेक्स लगाता है उसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई। अच्छा एक बात बताना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या, मान लो आप यहां पे हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है लाइट रे यहां से चल के आपकी आंख में जा रही है या आपकी आंख से चल के इस पे आ रही है। जल्दी बता दो क्या हो रहा है। लाइट रेज आपकी आंख, क्या कह रहे, आंख से निकल के इस पे जाएंगे। अरे भाई शक्तिमान नहीं बनना है, आंख से निकल के यहां पर कोई जाएंगी, यहां से लाइट रेज चलेंगी और हमारी आंख में एंटर करेंगी। तो मेरे भाई जिस इंसान ने स्पेक्स लगा रखे हैं, लाइट रेज सामने ऑब्जेक्ट था, वहां से ट्रेवल करेंगी। पहले स्पेक्स जो लेंस है, मान लेते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस है, तो उस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर वो टकराएंगी। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो लाइट रेज आई थी, उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन आपकी आंख तक अभी नहीं पहुंची है, अब वो इसमें से निकलेंगी, लेंस में से निकलेंगी। जहां पर मैंने हाथ लगाया हुआ थोड़ी देर के लिए, यहां लेंस मान रहा हूं, यहां से लाइट रेज आई और अब वो आंख में घुस रही है। मेरे भाई अब मेरी आंख के लिए वो जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मेरी आंख के लिए इस लेंस की इमेज जो होगी, ये लेंस जो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगी होगी। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो नई बात नहीं लगी होगी, लेकिन यदि पहले से नहीं पढ़ा था तो ये लेटेस्ट बात है भाई। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कई सारी इस तरह की फैसिनेटिंग थिंग्स, यू नो, these things will excite you। तारे जाओ ना, बड़ा मजा आने वाला है। तो मैंने क्या बताया, आपको जब भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट कौन, तो आपकी नजर किस पे होगी? किस पे होगी? क्या पता जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट ही ना हो। मेरे भाई आप जब भी कोई पूछे आपसे कि ऑब्जेक्ट कौन, तो आप पूछना किसके लिए। मैंने कहा कि बताओ भाई ऑब्जेक्ट कौन, तो आप बोलोगे किसके लिए। मैंने कहा इस मिरर के लिए, तो आप उसी सिचुएशन के लिए आप इंसिडेंट रेज को चेक करेंगे और उनके पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ही हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वो रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। रियल वो है दैट इज द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है मेरे भाई वो क्या है, वर्चुअल है। लेकिन ध्यान रहे ये इंसिडेंट रेज के पॉइंट्स हैं। क्लियर है? तो आई होप यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, अब हम लोग जानते हैं इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है, इमेज किसे कहते हैं भाई साहब? डिट्टो सेम वैसी ही बात है जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट के केस में जानी थी। मेरे भाई ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट वो था जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस था, लेकिन इंसिडेंट रेज का। मेरे भाई इमेज हम किसे कहेंगे? इमेज अगेन पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। याद रखना मेरे भाई, ये भी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है या पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, लेकिन किसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है? आइदर रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज।
मतलब मेरे भाई रिफ्लेक्शन के बाद की किरणें या रिफ्रैक्शन के बाद की किरणों का पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ध्यान रखना है। ध्यान रखना है ये घटनाएं क्या होंगी धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं, वो भी इमेज की। मेरे प्यारे जवानों, एग्जाम्पल के तौर पे लाइट आई, सरफेस से टकराई, मैं बता चुका हूं, नहीं तो अभी देख लो रिफ्लेक्शन क्या होता है, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से भी बता देता हूं। लाइट आएगी, सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद वो इधर जाएगी। भाई साहब इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। लेकिन मेरे प्यारे जवानों, यहां पर भी लाइट आई, इस तरीके से टकराई, यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि सरफेस के 90 डिग्री पर थी और इस तरीके से चल गई है। मेरे प्यारे जवानों, यदि हम इन रिफ्लेक्टेड रेज को देखें तो इस डायरेक्शन में ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, लेकिन यदि हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो भाई साहब यहां पर हमें ये मिलते हुए नजर आएंगी और मेरे प्यारे जवानों यहीं पर इनकी इमेज बनेगी और ये जो है ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होगा। याद रखना मेरे भाई, ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है और जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है वो इमेज का काम करेगी। लेकिन कैसी इमेज होगी ये वर्चुअल इमेज होगी। ये बात ध्यान से समझ लेनी है मेरे भाई, तसल्ली से समझ लेनी है। आपसे कोई पूछेगा कि साहब वर्चुअल इमेज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इट इज द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। ध्यान रखना, या तो रिफ्लेक्शन के बाद वाली होंगी या रिफ्रैक्शन के बाद वाली रेज होंगी। भाई अब मुद्दे की बात यहां पर आती है कि जी वर्चुअल इमेज है तो हम इनको धक्के से, जब वहां से लाइट आई नहीं है तो हम जबरदस्ती वहां धक्के से वहां लाइट रेज को मिला क्यों रहे हैं? भाई एक बात बताऊं मैं, आप 10 में से 9 लोगों, आप 10 लोगों से पूछोगे ना तो 10 में से 9 लोग इस बात का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे कि हम ऑप्टिक्स में जो वर्चुअल इमेज बनाते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड क्यों करते हैं, हम उसको डॉटेड से मिलाने की कोशिश क्यों करते हैं, हम पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस लेने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? क्या ये वर्चुअल इमेज हमें दिखेगी नहीं क्या? भाई साहब दिखती है। एक शीशा है, शीशे में आप अपनी मुंडी देख रहे हो तो उसके बनने वाली इमेज हमें दिखाई दे रही है, तो वो वर्चुअल है। फिर हम धक्के से उसको पीछे मिला क्यों रहे हैं? क्यों मिला रहे हैं भाई? इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण है वी कैन सी। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, शायद ऐसी बात बहुत कम लोगों को, बहुत कम स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में आपसे, तो आपको तो ये बात याद रखनी है कि वी कैन सी ओनली इन द स्ट्रेट लाइन। मेरे प्यारे जवानों, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही देख सकते हैं। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ आवर आई। ये हमारे आंख का ही हिसाब किताब ऐसा है, प्रभु की कृपा से हमारी आंख की बनावट ही ऐसी है, उसकी फंक्शनिंग ही ऐसी है कि हम लाइट के मुड़े हुए पाथ को नहीं देख सकते। आप ऐसा समझिए कि हमारी आंख में लाइट इस तरीके से एंटर करी तो जो हमारा दिमाग इंटरप्रेट करेगा वो सिर्फ इसके पीछे की तरफ को इंटरप्रेट कर सकता है। ये आई ऐसे थी तो इस रास्ते को वो नहीं देख सकता है। अब भाई साहब ये दोनों किरणें, यहां पर हमारी आंख है। आप कहोगे जितनी बड़ी आंख कैसे है? अरे ये तो चित्तर जो था ये जानबूझ के बढ़ा लिया था मैंने। नहीं तो भाई छोटी छोटी किरणें पास पास वाली भी तो आएंगी। तो मेरे भाई जब ये दोनों किरणें हमारी आंख में घुसेंगी, क्योंकि हमारी आंख की इनएबिलिटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में देख सकती है। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई साहब लाइट आंख में इस तरीके से एंटर करी। अब एक्चुअल पाथ तो क्या था कि यहां से आई, फिर ये इधर से आई है, लेकिन वो तो हम देख ही नहीं सकते। यहां तो ये मुड़ गई थी, इसको तो हम देख ही ना पाएंगे। हमारा दिमाग तो क्या कहेगा, सुन लो भाई रे, यहां से नहीं आई है ये तो यहां से आई है। मेरे प्यारे जवानों, और जिस जगह से वो हमें आती हुई दिखती है वहीं पर हमारा दिमाग उसकी इमेज बना देता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? नहीं आई क्या? आनी चाहिए थी। भाई साहब क्या बोला मैंने कि भाई कोई आपसे पूछेगा साहब कि यहां से किरणें आई थी फिर वो इधर रिफ्लेक्ट होके चली गई तो हम सीधी लाइन में देख सकते हैं। इस वजह से हम जो इमेज बनेगी उसको वर्चुअल का नाम देंगे। मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसकी खास बात है
वर्चुअल इमेज की खास बात है, स्टार लगा के लिख लीजिए, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। क्या बोला मैंने अच्छा प्रोजेक्टर का नाम सुना आपने कि प्रोजेक्टर का नाम सुना है ना, यहां से प्रोजेक्टर से कुछ लाइट रेस डालते हैं, स्क्रीन पर इमेज बन जाती है। मूवी देखी है ना थिएटर में? हाँ, नहीं देखी है क्या? मेरी तरह ही हो गया आप भी? नहीं देखी है, कोई बात नहीं देखी है तो कभी स्कूल में प्रोजेक्टर देखा होगा, नहीं देखा है तो मान लो नहीं यार कि यहाँ पर एक बॉक्स है, उसमें से लाइट निकल रही है और भाई साहब सामने कुछ भी हो सकता है, दीवार हो सकती है या कपड़ा लगा सकते हो, उसके ऊपर वो चीज दिखाई दे जाएगी, उसका इंप्रेशन वैसा ही बन जाएगा। मान लो आपकी फोटो थी तो आपकी फोटो उस पे आ जाएगी, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो स्क्रीन पे आ गई है। लेकिन एक वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन पे नहीं आई है, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर के सामने आप खड़े थे, नाते तो या नहीं नाते? सुबह सच्ची बता दो, नहीं नाते हो ना? ओहो तभी तो गड़बड़ है, तभी तो प्लेन मिरर वाली बात समझ नहीं आती। आ रही है कि हाँ नहाए हो, इसका मतलब तो भाई साहब एक प्लेन मिरर सुबह सुबह नहाए होंगे तो देखा होगा आपने, उसके सामने आप खड़े हो गए होंगे तो उसके अंदर आपको इमेज दिखाई दी होगी, वो दीवार पे नहीं बनी है, वो उसके अंदर ही है। हम उसको पर्दे पे लेना चाहिए, नहीं ला सकते, हम कपड़े पे लेना चाहिए, नहीं ले सकते, दीवार पे लेना चाहिए, नहीं ले सकते। दैट इज द वर्चुअल इमेज। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना स्मार्टफोन निकाला है और स्मार्टफोन से क्लिक किया, क्या फोन के अंदर वो इमेज आएगी? अरे जरा सोचो, वो तो फोन के अंदर आ गई तो भाई रियल होनी चाहिए ये तो, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आई है, ये भी तो स्क्रीन का काम करता है। तो सोचो इस स्टेटमेंट में लफड़ा कहां है? ये आपका टास्क है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं इसको 2-3 लेक्चर के बाद बताऊंगा। तब तक आपको ईमानदारी से सोचना भाई, अपने पढ़ने का रूल तो आपको मालूम ही होगा ना कि पहले हम लोग ईमानदारी से खुद सर्च करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे दिमाग की बत्ती हमेशा जलती रहे। पहले जानो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने गलत सोचा या सही सोचा, फर्क ये पड़ता है कि आपने सोचा या नहीं सोचा। तो मेरे भाई आप सबको इस पर विचार करना है कि जब हम शीशे के सामने खड़े हैं, हमारी जो इमेज है वो तो वर्चुअल है, लेकिन मतलब वो तो स्क्रीन पे नहीं आ सकती, लेकिन एक स्मार्टफोन हमने निकाला, स्मार्टफोन इट इज स्मार्ट जस्ट लाइक यू, तो फोन लिया और हमने क्लिक किया, उसके अंदर तो आ गई। अब उसके अंदर आई है तो वो तो रियल है, उसका तो प्रिंट आउट ले सकते हैं हम लोग। अब मिरर वाले का तो प्रिंट आउट नहीं ले सकते, लेकिन उसका तो हमने प्रिंट आउट ले लिया। तो मेरे भाई वो तो स्क्रीन पे आई है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब वो तो रियल इमेज है। तो ये लफड़ा कहां है? तो आप कह रहे हो कि जो वर्चुअल इमेज है, फिर आप इसको फोन में भी ले पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो कुछ कनेक्शन है। ये क्या लफड़ा है, इसके बारे में आपको विचार करना है। तो पहले आपको समझ आया वर्चुअल इमेज क्या होती है। मेरे प्यारे जवानों, वर्चुअल इमेज वो इमेज है जो क्या करेगी, बताई दो क्या करने वाली है? वर्चुअल इमेज वो इमेज है जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, किसका? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का। क्लियर हुआ? अब मैं बात करता हूं कि रियल इमेज क्या होने वाली है। मेरे प्यारे जवानों, वो हो जाएगी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, ये थी पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, वो हो जाएगी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। लेट अस सी कि किस तरीके से हम रियल इमेज बना सकते हैं। वैसे एक बात बताओ यार, क्या हम प्लेन मिरर की हेल्प से रियल इमेज बना सकते हैं क्या? क्या बोला मैंने? क्या प्लेन मिरर कभी भी कुछ भी कंडीशन में क्या कभी वो रियल इमेज बना सकता है? जरा सोचो, बिल्कुल बना सकता है, ये बात सत्य है, लेकिन कंडीशनल है मेरे भाई। क्या है कंडीशन? लेट अस सी। ये मिरर हमारे पास है, माना कि इसके ऊपर आने वाली किरणें इस तरह की हैं भाई साहब, रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों इस तरीके से टकरा गई और माना कि ये यहां पर मिल गई है। तो अब खुद ही सोचो, ये क्या है? पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है। और किनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है? ये इन किरणों का पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है। और ये किरणें कौन सी हैं मेरे भाई? ये किरणें कौन सी हैं? जो रिफ्लेक्शन के बाद आई हैं। क्योंकि ये किरणें रिफ्लेक्शन के बाद आई हैं, मतलब साहब ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया? कन्वर्जेंस हो गया रिफ्लेक्टेड रेज का। इसका मतलब अब की बार ये जो इमेज बनी है ये रियल इमेज बनी है। याद रहे, यहां पर मिरर ने रियल इमेज बना दी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, कई सारे लोगों ने तो पहली बार ही देखा होगा कि प्लेन मिरर में रियल इमेज बना सकता है।
इट हैज द कैपेबिलिटी टू फॉर्म ए रियल इमेज। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है साहब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है, आपके सामने बनी हुई है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया इस बात को। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, इमेज क्या है, इमेज कितने तरह की होती है। हाँ, एक छोटी सी बात और है, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, स्क्रीन पर ले सकते हैं। यहां पर एक एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। जो वर्चुअल इमेज है, ध्यान रखना, जो वर्चुअल इमेज है और जो रियल इमेज है, इसमें एक एक पॉइंट यदि हम ऐड करें तो रियल इमेज में हम ये कहेंगे कि इट विल फॉर्म ड्यू टू द रियल इंटरसेक्शन, याद रखना, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। या तो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी या रिफ्रैक्टेड रेज होंगी, उनके इंटरसेक्शन से। और भाई साहब कैसा इंटरसेक्शन, भाई साहब रियल इंटरसेक्शन। It is formed due to the real intersection of the reflected और the refracted rays। मेरे प्यारे जवानों, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज के रियल इंटरसेक्शन से बनने वाले इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज में रियल में इंटरसेक्शन नहीं होता है, उसमें हम धक्के से करवाते हैं। और क्यों करवाते हैं, उसके पीछे का कारण मैंने समझाया कि हमारे आंख की जो एबिलिटी है वो सिर्फ इतनी है कि हम स्ट्रेट लाइन में देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। यदि यहां पर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो बेझिझक आपको पूछ लेना है। तो मेरे प्यारे जवानों, अभी इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे और अगली वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन की जानकारी लेंगे। और रिफ्लेक्शन के बाद भाई साहब मजा आएगा हमें, हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के केसेस और डिफरेंट तमाम न्यूमेरिकल्स जानने वाले हैं। तो प्लेन मिरर से जुड़ी हुई सारी जानकारियों से पहले रिफ्लेक्शन और ये सब तमाम बातें जानेंगे। तो प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही। हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।